से पहले तो रिड्यूस हो जाएगा सर। मान न्यूट्रिशन में 33% हम लोग को कॉन्फिडेंस चिल्ड्रन अंडर 3 इयर्स 58.4% है सर। 40-50 एनीमिया में 38% था सर, 60 है सर। ये थोड़ा सा बड़ी आयरन फॉलिक एसिड चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी सर हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फाइनली 18 नेशनल एवरेज है सर, हम 935 है। ये तो सर 0 to 6 का ही है सर। डेटा यही है सर। कोई इंडिकेटर पे बढ़ा भी है क्या? कोई इंडिकेटर पे नहीं सर, बड़ा तो किसी में नहीं सर। एनीमिया में कहाँ है सर? एनीमिया में सर हम आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं सर। वो हमारे ऑलरेडी सब्सटेंट क्वांटिटी है, दे रहे हैं। मतलब एक टैबलेट देना था पहले, एक्सपेक्टेड मतलब 3 देने का टारगेट है। ठीक है, ये पूरा बिहार के हर बच्चा को महिलाओं क्या तरीका है? आंगनबाड़ी है सर, हमारे सब सेंटर्स हैं जो एएनसी करवा रहे हैं। एंटी नेटल चेकअप भी आना पड़ता है प्रेग्नेंट मदर को हमारे पास है। पहले 3 बार आना पड़ता था, 4 बार करती है। उसी समय हम शुरू में ही फर्स्ट मंथ अगर 100 टैबलेट्स देने का था, 300 टैबलेट्स देने का। हमारे पास सब्सटेंट क्वांटिटी है सर सब सेंटर्स में, जिलों में हम दे रहे हैं। वही एक तरीका है सर। ये और अन्य सूचकांक लेकर मानव विकास मिशन के इम्यूनाइजेशन सर 90% सर 84% हुआ है सर। ये राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है, लेकिन इसको 90% करेगा सर। ब्रेस्ट फीडिंग विद मदर और बर्थ में 70% टारगेट था, 68% पहुंच गया सर। 20 सर नेशनल एवरेज से ऊपर है। 3% नेटल चेकअप का सर टारगेट था, 90%, 73% एक भी नेशनल एवरेज से ऊपर है। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी में सर 75% हम लोग को रीच करना था, 52 पहुंचे। इसमें सर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। ये सर जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट और पेडियाट्रिशियन पढ़ती है एफआरजी को हमें कंसल्ट करना पड़ता है, उसमें लगे हुए हैं सर। और जो कमी है सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 1 लाख रुपये सैलरी देके अभी रिक्रूटमेंट किया है। घटता है क्या? 55% ये घटने का रीज़न ये है कि हमारे पास जो एफआरजी होते हैं जहाँ पे हम डिलीवरी करते हैं उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाते। देखो हमारी जो एक स्कीम थी जिसमें हम लोग देते थे ऐसी जल्दी बात सुरक्षा योजना में पैसा तो वो तो देना ही है। तो वो दे रहा है, वो तुम्हारा बढ़ा है तो वो डिलीवरी घटेगा क्या? एफआरयूज हमारे जितने होने चाहिए सर, जैसे लास्ट में है नंबर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज फंक्शनल हेल्थ सर्विस एंड हेल्थ केयर, इसकी संख्या बढ़ाने पे ही पड़ेगा सर। और दूसरा हमारे इधर पीएचसी या सीएचसी में भी जो गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट और पेडियाट्रिशियन होने चाहिए है लेकिन कम है। उसको हमने 250 के लगभग बढ़ाया है सर। ये इम्प्रूव करेगा ये 2-3 महीने में कर हम 1 लाख रुपया स्पेशल उसको सैलरी दिया है और उसको गवर्नमेंट फिटनेस से बात भी है और डेटा से इसको जरा देखिए, आप शुरू में इसको शादी की क्या कारण है? अगर ये शुरू में इसका हम जिला में जाते थे तो रिव्यू हमारा बिजनेस न्यूज़ है सर। बड़ा हम लोग इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। बाकी तो ठीक है सर। एक प्रॉब्लम एक चीज था हम लोग का जो डिलीवरी कराते थे उसमें थोड़ा प्रबंधन को उस लाने के लिए एक लाख रुपया हम डॉक्टर भर रहे हैं सर, जिसपे गायनेकोलॉजिस्ट एनेस्थेटिस्ट और पेडियाट्रिशियन है और भर्ती हमने कर ली है सर। और अभी 6 तारीख को विकास युक्त के अध्यक्षा में भी हम सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले थे कि अगले साल गवर्नमेंट दे जाए, उन्होंने जो भी के गवर्नमेंट दे जाए।
उसमें उनका ये भी कहना था कि हार्ड एरियाज के लिए आप एडिशनल इंसेंटिव भी डॉक्टर को दीजिए, वो हम देंगे सर कुछ स्कीम इसमें जो हमारा डॉक्टर लेकिन ट्रेन नर्स कराती है उसको नहीं मानते हो, वो भी कराते हैं। तो उसकी कमी तो नहीं है। उसकी कमी ये है की कमी है 7,000 और भर गया पहले बहुत पहले कितना था 4,000 भरा था तब 4,000 बढ़े हैं और 7,000 और अंडर प्रोसेस है जो 2-3 महीने में भरा है। और ये ना कि ट्रेनिंग की हो रही है वो तो फिर वापस ये हम लोग का साथ सर जनरली बात सुरक्षा योजना में सब सरकार ने 100% पेमेंट हो जाना चाहिए। रिचार्ज का समय ही पैसा देना है सर, तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है। और कहीं भी है तो तभी चेक दे दीजिए जब तक सारे टेंडर नहीं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट वर्क पहला 8 नंबर पर है। अगर हम अचीव कर लिए तो लेट अस गो फॉरवर्ड। आप जैसे 15-16 में आपका आ गया मेल का एक्सपेक्टेंसी 68 नहीं वो तो 67.8 आ गया 68.6। अब इसमें आ गया आपका फीमेल का 68.4 तो 68.7 तक इसको और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। टारगेट था सर ये सर मानव विकास मिशन का टारगेट सर टारगेट थोड़ा सा पीछे है। नेशनल एवरेज आज का क्या है? सर ये लेटेस्ट ही ये 10 to 14 का फिगर है और आपका अपडेट फिगर है। सर यही नेशनल एवरेज का तो फिगर आपका आज का मिलेगा नहीं, कोई 7-8 साल के बाद करते हैं ये जो अवेलेबल बड़ा है लेट वो फिगर पब्लिश होता है। तो ये लेटेस्ट फिगर जो नेशनल और स्टेट पे है वही है ये अवेलेबल डेटा ये अवेलेबल डेटा ये है। ये ठीक है हमारा तो प्रगति का है तो हम लोगों ने तो अपना कराया हुआ ना। ये तो सर वही है सर हमने करवाते हैं सर्विस, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्विस तो बात हो गई थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है वो 7 साल 8 साल के बाद आता है फिगर 5 साल के बाद आता है। तो हम लोग अपना कोई सिस्टम इवॉल्व करें जो अपने प्रोग्राम्स के इवैल्यूएशन का एक अपना आधार करेगा। देख सकते तो बात पहले होती रही है। हमारे पास तो उसका डेटा है। जो योजना में हर तरह तरह के तुम कराते रहते हो सर्वे होते हैं जो ऐसा जो जरूरी वाला सर्वे उसमें पैसा लगाए 25-50 और फालतू जो कराते हैं इससे चाहिए है कि आप करा दीजिए सैंपल सर्वे करा लो तुम क्यों नहीं करा सकते डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट प्रचार ऐसा है जो सीएम अभी कर रहा है ना और यहाँ पे एनुअली होता है एनुअल नहीं है तो वहाँ योजना विभाग करा दे रहा ठीक है थर्ड पार्टी हो जाए इम्यूनाइजेशन का 84%। अभी 84 है ना। स्कूल गए हम लोगों का 90% चल रहा है सर। दो चीज में 90%। इम्यूनाइजेशन में और साक्षरता दोनों में लक्ष्य है कि टॉप 5 में हम जाएं। वो 90% का लक्ष्य है। टॉप 5 में जाना है वो करेंगे सर। अल्टीमेट लक्ष्य हमारा है कि टॉप 5 में जाएंगे। वो 90% में जब जाएंगे तो दो चीज है साक्षरता तो शिक्षा से रिलेटेड है लेकिन दो चीज में तो कम से कम हम लोग रखे थे ये हो जाएगा सर। ये हमारा नेशनल एवरेज है 90% तक हम अचीव कर रहे हैं। ये टारगेट से सर ऑपरेशन से आईयूसीडी का बढ़ेगा। बढ़ रहा है सर लास्ट ईयर अच्छा 8.2 कम है 3.4 3.2 हुआ फर्टिलिटी फर्टिलिटी सर हाँ, 3.4 पहले वाले में फर्टिलिटी वाले नहीं फर्टिलिटी रेट कहाँ पर है? सर ये है सर 3.4 से कम 3.2 ये इससे एक साल पहले था सर ये 3.4। देखा हम लोग शुरू किया तब 3.9 हुआ हाँ जी सर 3.9 शुरू किया 0.2 कम है ये 0.2 एक साल में था। 2.6 पर पहुंचिएगा। पहुंचेंगे सर। लक्ष्य यही रखते हैं ये एजुकेशन का जब ये आपके पास एजुकेशन देने से बोल रहे इसलिए हम हैं। हो जाए पंचायतों में हाई स्कूल नहीं बनेगा ये चीज कर सकते दोनों एक साथ साथ हाई स्कूल को हम अचीव करें। पंचायत में हाई स्कूल बनेगा और हाई स्कूल बनाइएगा तो उसका टीचर रखिएगा तब ना बिल्डिंग बनाने का शुरू करेगा टीचर भी रखते हैं। लिख के
ये इसी के प्रेजेंटेशन में तो आइडिया है, फर्टिलिटी रेट पर प्रेजेंटेशन हो रहा था। मिशन मानव विकास के टारगेट्स को और मॉनिटरेबल पॉइंट को तय करने के लिए बैठक में उसी में ये फिगर आया। मैट्रिक पास का क्या फर्टिलिटी रेट और हायर सेकेंडरी का पास क्या है, उसी पर तो हम लोग पहुंचे कि हर पंचायत में अगर हाई स्कूल खुल जाए तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। आपके अन्य एफर्ट्स भी बहुत सहायक होगा। फर्टिलिटी रेट दोनों चीज पर लिंक हो, आपके हाई स्कूल के फंक्शनिंग पर और दूसरा आपके और जो प्रयास हो डिपार्टमेंट। जो हाई स्कूल वाला सर उसमें सरकार ये है, भारत सरकार बहुत फास्ट खींच लिया है, तो अब हम लोग जो बात मतलब रहेगा कि जो एलिमेंट्री सेक्टर क्षमा करिएगा, केंद्र सरकार पर निर्भर रहने वाली योजना है, तो हम लोग वही कर रहे थे। अब बात तो है कि एलिमेंट्री 5 किलोमीटर के रेडियस में एक हाई स्कूल है और हम लोगों का था कि हर पंचायत हमारा 8,400 पंचायत, उनके 5 किलोमीटर की रेडियस से मुश्किल से 6,000 हाई स्कूल बनता। तो हम लोगों ने तय किया आपका पंचायत सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग उसमें कहाँ से मिलेगा, अपने बल्कि से करना। जो 5 किलोमीटर वाले दायरे में आ जाता है वहाँ कुछ उस दायरे में नहीं आता उसको अपने खाते में भी तो बात इसके लिए लेकिन हम रिपोर्ट करके शिफ्ट करेंगे, ध्यान करेंगे। ये बात चल रही थी सर, हम गवार से क्या कि आपको कहीं नहीं होगा, तो बजट में कुछ नहीं आएगा। इवन 5 किलोमीटर पर भी पैसा नहीं आ रहा है सर, नहीं आ सकता है। और ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक शिफ्ट करना होगा कहीं। हर साल का तय हुआ था कि 1000 पंचायत को टेकअप करें और पहले बैच में जो टेकअप हुआ उसके लिए प्रायोरिटी के लिए कुछ फॉर्मूला बना, उस आधार पर लिया गया। तो 1500 लेने के बाद फिर आगे आप लोग चुप हो गए, ले ही नहीं रहे। दे रहे हैं सर, लेकिन एक तो जमीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है सर। जो मिडिल स्कूल जिसके पास 1 एकड़ जमीन होना चाहिए वो मिल नहीं रहे सर। तो 3-4 तो योजना हम लोग बनाएंगे, उसको सर मल्टी स्टोरी बनाइए और बढ़िया दोनों तरफ से सीढ़ी दीजिए चौड़ा चौड़ा। जमीन मिल भी गई है तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वो तो जहाँ जमीन है वहाँ अब ओडीएफ पंचायत को और अभी कर दिया कि भाई ओडीएफ जहाँ पूरा पंचायत हो जाएगा उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मिलेगा हाई स्कूल की। और अब तक संयोग से हम लोग जिन पंचायतों में ओडीएफ देखने गए हैं वहाँ हाई स्कूल नहीं है। 4-5 जगह का तो अनुभव है, 12-13 जगह जरूर गए होंगे ओडीएफ देखने, उसमें 4-5 पंचायत लेवल पर देखने गए थे। वो ओडीएफ हो गया लेकिन हाई स्कूल नहीं, तो उसको तो सबके ऊपर प्रायोरिटी देकर बना दी। वो हम दे रहे हैं सेक्शन में उसको प्रायोरिटी। ये तो खेती बाड़ी बोलना कि प्रथम चरण में सुधार कार्यक्रम है सर, उसको स्पेसिफिकली रिव्यू किया जाएगा। ये हम लोगों ने जो देखा लोक शिकायत निवारण केंद्र में जननी बाल सुरक्षा वो आपको तो पता होगा। हाँ जी सर, लास्ट यहाँ गए थे, पेमेंट नहीं हुआ था। हाँ उसमें पेमेंट नहीं हुआ था सर। उसमें चेक इशू हुए थे, उसमें IFSC कोड गलत लिखा गया था। लेकिन ये बात सही है कि सर डिस्चार्ज के समय अकाउंट नहीं होने के चलते पैसा नहीं मिला था। पेंडिंग हो गया था सर, ऑर्डर निकल गया है। हमने ऑर्डर निकाल दिया सर कि जहाँ पे अकाउंट किसी भी कारण नहीं खुला है तो चेक दे दें। अब आपको ऑर्डर निकालते हैं एक चेक हो जाएगा तब जब ये अकाउंट खोलेगा। सर एक कठिनाई आ सकती है, बैंक में ये स्ट्रिक्ट रूल है कि अकाउंट खोलने की तिथि के पहले का चेक अगर मिल जाता है बैंक कभी क्रेडिट नहीं करता है। क्रेडिट नहीं करेगा, कई बार देख चुके हैं। नहीं करेगा। जो बैंक के रूल में ही है वो। बैंक रूल आपकी बात सही है सर, लेकिन हमने कहा रिवैलिडेट हम कर देंगे। ये भी बात है कि हम इमीडिएट रिवैलिडेट कर देंगे, नहीं तो चला जाएगा। उस तिथि को अकाउंट पोस्ट डेटेड भी कर सकते हैं सर। पोस्ट डेटेड कीजिए, कर देते हैं 6 महीने का पोस्ट डेटेड करिए, वो भी बैंक नहीं मानेगा। पोस्ट डेटेड तो मानेगा तो पोस्ट डेटेड तो पोस्ट डेटेड पोस्ट डेटेड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट डेटेड का वैल्यू नहीं अकाउंट जरूरी है ताकि डेटेड एक बात का देते हैं सर। नहीं तो कैश लीजिए,
कुछ तो कीजिएगा, कोई काम तो कीजिएगा, अकाउंट नहीं है। प्रयास तो हमारा ये है कि अकाउंट खुले सर, एएनसी के समय आती है उस समय अकाउंट खुल जाए। किसी एक कुछ केसेस में नहीं खुलता है तो वहाँ पे ये था कि चलिए बैंक को क्या दिक्कत है, है उसको लेने में पॉलिसी के तहत कौन सा पॉलिसी? अगर अकाउंट पहले खुला हुआ है तभी ले सकता है चेक सर, अगर चेक पहली डेट का हुआ जन धन योजना है जिसके पास नहीं है खाता तो कैसे देंगे? पोस्ट डेटेड में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप लोग पूरी भिगाने लगते हैं। हम करें यही बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि भाई अगर जनधन खाता में जनधन कर दीजिए जननी बाल सुरक्षा में अगर उसको पैसा देना उसके पास चेक नहीं, अब कैश ट्रांजेक्शन की बात है तो कैसे ट्रांजेक्ट किए? अकाउंट भी अगर पोस्ट डेटेड चेक को अकाउंट में अगर नहीं डालिएगा तो कैसे होगा? जो फर्स्ट टाइम जो लेडी हमारे यहाँ आ रही है हमको उसी समय उसका अकाउंट खुलाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। 20% ऐसा है कि करेगा। तो अब बात तो बात है ये बहुत कम होगा सर, लेकिन वही था कि जनधन में खाता है संख्या शुरू में तो शुरुआत होगा, खाता है ब्याज ये संख्या कम है लेकिन कुछ ही मामलों में हमें अकाउंट खुलवाएंगे। अगर वैसा नहीं है सब पति के नाम पर भी दिया जा सकता है चेक, खाता खुला हुआ ये भी ऑप्शन है सर, किसी को देते हैं। हमारा प्रयास होगा कि अकाउंट खुलवा दें, प्रयास रहेगा ताकि क्या कार्य पैसा नहीं मिला डिस्चार्ज है सर आगे बढ़िए। अरे बात सही किसका है, हम पैसा ना हो कि पब्लिकली सब सवाल दिखा दें तो कुछ बने। बातचीत चेकअप करके हमको बताइए तो पब्लिकली रेज करेंगे। ये क्या तरीका है? एक तरफ डिमोनेटाइजेशन के बाद आप कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर जा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह का आपका चेक वो अकाउंट खोलेगा तो पोस्ट डेटेड चेक को मानते ही ये क्या है? कोई लॉजिक है क्या इसमें? आप बैंक का रूल है तो बैंक का रूल बदलेंगे नहीं। ये इशू को अगर पब्लिकली हम उठाना चाहें तो हमको फैक्चुअली बात देख और उसको वेरीफाई करके तब बताइए। ऐसा ना हो कि कोई बात बोल दे और अगले दिन कोई हमको बुद्धू बना दे करके देखिए ये तो बात गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको दीजिए। प्रथम चरण में सुधार कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैंडलाइन का विस्थापन और उसको कार्य करना नोट करिए इसको, ये चाहिए। इस पर मामले से 532 पीएससी में से 463 में लैंडलाइन और 69 केंद्रों में WL अधिस्थापित है। 33 में क्रियाशील पाया गया। रीजन है केवल नहीं है चेक का प्रॉब्लम, अदरवाइज सभी ने करेक्शन कर दिए। और एक हमने रीजनल सेक्रेटरी में एक सैलरी बनाया है जो लगातार मॉनिटर कर रहा है डॉक्टर के अटेंडेंस और जो डॉक्टर एब्सेंट पाया जाता है उसका स्पष्टीकरण मांग के फिर अब तक एक दिन सैलरी तो होते हैं, इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं और अब तक 60 डॉक्टर्स का हमने सर लास्ट मीटिंग आप लिखिए 33 और क्रियाशील होता है क्रियाशील। वही सर वो केबल का इशू है सर, केबल वहाँ पे काम नहीं कर, केबल में प्रॉब्लम है या एक्सचेंज में प्रॉब्लम है। जीएसटी तो सब ब्लॉक हेडक्वार्टर में, हाँ वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ब्लॉक हेडक्वार्टर में भी टेलीफोन कनेक्टिविटी लैंडलाइन नहीं मिल सकता है। नहीं सर वहाँ पे स्थापित था लेकिन वो क्रियाशील हो गया, उसको लगातार मार्किंग करके ठीक करा के पहले नंबर बहुत ज़्यादा था सर ये, लेकिन अभी तो ब्रजेश मल्होत्रा से प्रधान सचिव तभी पीछे पड़ के कहा कि ये क्या तरीका उस समय 105 के आसपास था सर, तो हम लोगों ने करीब 45-50 पे लाए थे सर। और लास्ट पेमेंट होता है बिल का भुगतान।
नहीं तो आपके प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समय पर भुगतान नहीं करेंगे ताकि मॉनिटरिंग नहीं हो। ये शुरू किया गया था, आप लोगों को फिर हम बताते हैं 2006 में, और सीएम सेक्रेटेरिएट से रोज 25 पीएससी में फोन होता था। आज भी हो रहा है सर, आज हो इनको रिपोर्ट जाती है सर। उन्होंने जब से आपने लास्ट मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दिया है सीएमओ से सर, सेल बना हुआ है, फोन करते हैं और जो भी हम भी कर रहे हैं। पाया जाता है सर को इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है सर। और सर के यहाँ भी सेल लगे थे, वो भी ये काम कर रहे हैं। तब ये सर ये फिगर इतना बेहतर हो जो है उसका लिस्ट बना करके ये पॉइंट तो रखिए, जब आप बीएसएनएल या जिससे भी बातचीत करते हैं उसका ये मुद्दा होना चाहिए। निःशुल्क दवा उपलब्धता में सर अभी ओपीडी में 33 के विरुद्ध 26 और आईपीडी में 122 के 12 के विरुद्ध दवा उपलब्ध है। बाकी 5 लाख हो गया, वो एक एक्टिव वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। हो गया, एक्टिव वेरिफिकेशन हो गया सर। और वर्क ऑर्डर हमने शुरू करना है। अभी तक 93 मेडिसिन और लगातार कॉर्पोरेशन के माध्यम से सप्लाई होगी सर। 15-16 पहले से सप्लाई कर रहे हैं, तो काफी हद तक ये दवाई को खत्म हो गई। ये तो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का इंटरनल प्रॉब्लम था। हाँ जी सर, वो ठीक हो गया सर। ये जो स्वास्थ्य समिति पहले दवा खरीद के देती थी, उनको लगा कि उनके हाथ से काम निकाल लिया गया, कॉर्पोरेशन में गया तो वैसे उसको फेल करा दिया, उसी में सब इंटरेस्टेड था। अब वो ये स्टेबलाइज हो गया सर। और एम्बुलेंस का भी टेंडर फाइनल हो गया, वर्क ऑर्डर हम इशू कर दिया सर। क्या हंगामा करते रहता है एक स्वाट नंबर वाला? अच्छा, उसका कारण ये है सर कि एक प्राइवेट एजेंसी को सर हमने एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा दिया था। उसका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। वो अपना हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये उस प्राइवेट कंपनी ने ही इन ड्राइवर्स और क्लीनर को एंगेज किया। जब उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट को लेनी पड़ी उसके संचालन में। क्योंकि भारत सरकार का भी ये कहना है कि ये आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से अगर आप एम्बुलेंस का संचालन करेंगे तो अच्छे ढंग से इसका संचालन हो सकता है। बाकी राज्यों में भी ये पाया गया कि जहाँ पे एक सिंगल एजेंसी चलाती है तो अच्छे ढंग से उसका संचालन होता है। तो अब हमने एडवर्टीजमेंट करके सर एक सर्विस प्रोवाइडर का सिलेक्शन कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर के साथ अब ऑलमोस्ट हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनल होने वाला है सर। विकास को फाइल में भेजा है। अब उनका कहना है कि ये सर्विस प्रोवाइडर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आप मुझे हमें गारंटी दीजिए कि वो हमें सेवा से नहीं निकालेगा सर। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये प्रोविजन रख दिया है कि सर जो ऑलरेडी ड्राइवर्स और क्लीनर्स काम कर रहे हैं उनको वो नहीं निकालेगा सर, और उनको मिनिमम वेजेस भी देगा और उनका ईपीएफ का भी कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। और कोई शिकायत होगी तो शिकायत के बाद ही वो निकालेगा, जिसको स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी देखेगा। लेकिन उनका कहना है कि सरकार इस चीज की गारंटी दे और सरकार उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करे कि हमें वो नहीं निकालेगा। जब एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ ऐसा सरकार तो रिक्रूटमेंट कर ही नहीं सकती है। या तो हम जो व्यवस्था अभी चल रही है सर स्टेट हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से उसको चलाए, जो इनएफिशिएंट सिस्टम है, तो बेहतर सिस्टम हम चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से इसको चलाना पड़ेगा सर। और एडिशनल जो 250 एम्बुलेंसेज और खरीदनी है वो सर्विस प्रोवाइडर ही खरीदेगा, उसको पर मंथ हम पेमेंट करेंगे। ये है सर, उनको हमने समझाया कि आपकी सेवा सुरक्षित रहेगी और सर्विस प्रोवाइडर को आपको मिनिमम वेजेस देने होंगे और आपको अननेसेसरी दंड नहीं करेगा, बिना रीजन के निकालेगा। ये सब ले जा करके आ रहा पीएमसी रास्ता डाइवर्ट करके इसलिए कोई प्राइवेट क्लिनिक के बाहर कर देता है, भीड़ वाला में घुसा देता है, कहता नजदीक में भी यही है, यही जाएगा, कर रहा है सर, यही धंधा करता है। एक धंधा करता है। उसका कुछ मॉनिटरिंग का उपाय नहीं कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के आने के बाद तो ये मॉनिटरिंग हो जाएगी अच्छे ढंग से। सर्विस प्रोवाइडर का दोष नहीं, वो जो चलाता है गाड़ी ये उसका धंधा है, उसका धंधा है। उससे जिसको मिला हुआ प्राइवेट डॉक्टर से उसी के आसपास खड़ा कर देता है और मजबूर होकर के इमरजेंसी सिचुएशन में उठा के वहां ले जाता है। ठीक है, इस बार जीपीएस से पेपर देता हूं। सर्विस प्रोवाइडर के आने के बाद हमारे को मीडिया सिग्नल पे भागा बढ़ा लेंगे और ये पॉइंट नोट कर रहे थे। सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पांसिबिलिटी है। सर्विस प्रोवाइडर के बाद तो वो सर्विस प्रोवाइडर के अंडर काम करेंगे सर, उसकी तो जिम्मेवारी रहेगी, अदरवाइज उसको पेनल्टी हम लगाएंगे सर।
हम भी मॉनिटर करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर आने के बाद सर जो हमारे हॉस्पिटल में आएंगे सर उसी का पेमेंट उसको मिलेगा, तब ये दिक्कत है। डबल मॉनिटरिंग हो जाएगी सर। एक सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी कि अगर सीतामढ़ी के पेशेंट को पीएमसी में लाना तो वही लाना पड़ेगा, और वो नहीं लाता है उसका ड्राइवर, तो सर्विस प्रोवाइडर को एनालाइज करेंगे। ऐसा स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग होगी सर। ये सिस्टम सर ये वेल एस्टेब्लिश सिस्टम है, बाकी स्टेट में सक्सेसफुली काम कर रहा है। झारखंड में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे जब अपने ये करना चाहिए तो इसे डरेगा तो थाना में केस हो। वो भी करेंगे सर। थाना में केस से डरता है ज्यादा कि फर्मा को पैसा देना, देखो डर पैदा होता है कि जितना कमाएंगे उससे ज्यादा तो कमाएंगे। ये आगे से वही करते हैं। अगर ऐसा वो करता है कि पीएमसीएच या हमारे सरकारी हॉस्पिटल का पेशेंट प्राइवेट में ले जाता तो केस किया जाएगा। ठीक है सर, ये सर्विस प्रोवाइडर वाला हमें करना ही पड़ेगा सर। लगातार 2-3 महीने से स्ट्राइक कर रहा है, पेपर में काफी आ रहा है, हमने बातचीत नहीं की, उसको समझाया नहीं। तो ये पैथोलॉजिकल जांच का जो व्यवस्था था सर, उसमें सेमी ऑटो एनालाइजर 533 संस्थाओं में ऐसा ऑर्डर परमिट और सभी जगह ब्लड टेस्ट की व्यवस्था करनी है सर। तभी मंडल और जिला अस्पताल में तो है सर, पीएचसी में भी पीएचसी में आप कर रहे हैं पीएचसी में है, 533 पीएचसी में हम कुछ जगह नहीं हो ये जो 22 साल पुराना है, इसलिए मशीन तो बदल गया। हाँ नहीं सर, लग गया। ये पीएमसीएच में तो हमने सर ये सीटी स्कैन एमआरआई भी लगा दिया, ये चल रहा है। बीपीपी मोड पे लगाया सर आपने, क्योंकि हमारा अनुभव ये रहा है कि जो सर हम सरकारी तंत्र से लगाते हैं खराब हो जाता है सर, उसकी मेंटेनेंस भी होती है, तो जान के खराब कर देता है। इसलिए हमने एक नया मॉडल इस बार दिया है सर कि प्राइवेट इन्वेस्टर ही लगाएगा 10 साल के लिए हमारे हॉस्पिटल में, और उसको सीजीएचएस रेट पे भुगतान किया जाएगा सर। वही इंस्टॉल करेगा, वही इन्वेस्ट करेगा, वही मेंटेन करेगा। ये व्यवस्था हमने पीएमसीएच में लागू कर दी है सर, आईजीएमएस में लागू कर दी है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी कॉन्टेक्ट हो गया है, फिर से टेंडर के सभी मेडिकल कॉलेज को कवर कर रहे हैं सर। बाबुरी में यूज किया होता है, बाबुरी में एक्सरे वाली बात आपने कही थी, वो लगा रहे हैं सर। अल्ट्रासाउंड में सर 605 संस्थान है, तो 89 में ही सुविधा है, और 149 में सर मार्च 2017 का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की पेटेंट को दिया हुआ हमने, उसका काम सही नहीं है, विकास रूप के सर से बैठक बुलाई है, उसका समाधान नहीं कर पहले भी डिस्कस हो गया संस्थागत खर्चा में 75% राजकीय औषधालय किसको कहते हैं? जिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, जिला अस्पताल, मंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये तो समझते हैं। राजकीय औषधालय क्या है? आयुर्वेदिक में राजकीय अलग-अलग लोकेशन पे है जो राजकीय औषधालय उसमें भी है जो ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना रेफरल। जिला परिषद वाले हैं, जिला परिषद वाले भी है सर, वो जिला परिषद भी राजकीय औषधालय को संचालन कर रहा है सर। अरे राजकीय औषधालय आप कल्याण विभाग में क्या खोले? तो जिला परिषद का नहीं, वहाँ पर खोला हुआ दीपक जी जब स्वास्थ्य प्रधान सचिव, फिर उसका एपीएचसी कैटेगरी होगा या पीएचसी होगा सर, उसको अलग से काम नहीं राजकीय औषधालय पुराना हमको इस बार बताया राजकीय औषधालय बोला कि राजकीय औषधालय नहीं है, उसका बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, उसमें 30 बेड का हॉस्पिटल खुलने लायक उसकी क्षमता सब सेंटर होगा, सब सेंटर बहुत बड़ा है। तो सीएससी एक बात आप ही थे हेल्थ सेक्रेटरी, हम जब फाइनेंस में थे तो फंड सीजन के लिए आया था, इट इज नोन टू मी, हमने क्वेरी भी किया था और कितने हैं आपके यहाँ शायद 4-5 सेंटर का नाम था, हम यहाँ भी पर छोड़ देते, जाके विजिट कर लीजिए। ठीक है सर। और लोग 15 बेड हैं,
आप वो बना था APS, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उसके बाद आपने बना दिया उसको ऐसा कि उसमें 30 बेड के हॉस्पिटल की क्षमता होगा कि 30 बेड का होता है, इसी तो ब्लॉक वाला बनेगा ना। उसके अलावा भी बन सकता है। उसके अलावा भी कई जगह बन गया। तो लीजिए, अभी 1 जनवरी का मेरा अनुभव तो जान लीजिए। बड़ा बिल्डिंग हुआ कि भाई क्या है तो बता, गाँव वाला बता रहा है राजकीय औषधालय है, इसको तो हालांकि ब्लॉक वाले हॉस्पिटल से लिंक किए। क्या है उसको उतना ज्यादा आपने क्षमता का निर्माण कर दिया तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। डॉक्टर की पोस्टिंग तो काम, क्योंकि राजकीय औषधालय इसको कहा जाए, क्योंकि राजकीय औषधालय क्या होता है अगर पूछेंगे, बात संजोग से पूछ लिया हम आपसे। राजकीय औषधालय भी एक श्रेणी है आपके, आप फाइल देख लीजिए, जाने के पहले फाइलें देख लीजिए कि राजकीय औषधालय कर दिया। देख लेते हैं, उसको संचालन नहीं कर पाते। मतलब उसका नहीं, इस तरह से राजकीय औषधालय एक थोड़ी हो होगा बिहार। ऑलरेडी सर यहाँ 30 बेड का कैपेसिटी बन गया है सर। सब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो 6 बेड के बजाय होगा 30 बेड। ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं, उसकी क्षमता हो गई थी 30 बेड वाली। तो वहां पर दीपक जी ने कहा कि इसको उसी तरह से डेवलप करते, लेकिन इस बार में तो पता चला राजकीय औषधालय करके ही है 15 बेड का आज 15 बेड चाहिए ना, देख लीजिएगा। वो हमारे पास आई थी, हम बता दिए थी, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी थे हेल्थ मिनिस्टर, एक मिनट जाके स्वास्थ्य का विषय आया था। इसे तो हम करें, पहले फाइल देखिए ना। सर आप देख लेंगे। अगर हम भी अवलोकन करना चाहेंगे, कोई निर्णय के लिए मत करा दीजिए, कुछ अवलोकित तो करा तो दीजिए, हम भी तो समझे कि नया रास्ता आपको जो निकाल दिए डिपार्टमेंट बाएं दाएं का क्या है। कोई डिसीजन परफेक्ट लेना चाहिए, और ऐसा एक जगह थोड़ी हो, एक जगह पर होगा। आपके गांव में जो हुआ था दीपक जी गए थे, वहाँ पर स्टेशन भी था, हम भी थे, घोषणा हुई थी राजकीय औषधालय, हम गए थे, नहीं विभाग में कहा था, विभाग के मंत्री ने घोषणा किया था उसमें। हाँ हम कुछ कहने गए थे कि यहाँ बनाइए, नंदकिशोर जी थे, कोई लेना देना नहीं हमको था, और सब अनाउंसमेंट कर दिया, बन गया, उसका जाकर के देखते हैं तो चलता ही नहीं था। तो इस बार हम समझे कि राजकीय औषधालय घोषित है, तो बिहार में कई राजकीय औषधालय होंगे, तो उनकी क्या, उनका क्या स्टेटस है? डॉक्टर है उसमें दवा है, उसका स्टेटस हम जानना चाहते हैं कि राजकीय औषधालय होता क्या? माधव साहब हमारा नाम जी वही है होंगे, उनको भारत सरकार में जाना था, तो आप जरा फाइल निकालिए ना, देख कर सर ये 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राजकीय औषधालय मैंने एक गांव के कंटेक्स्ट में नहीं, ये पूरे जनरल में है। क्या है स्टेटस, क्या है उसको कंट्रोल कौन करता है? 15, 17, 18 करके पद भी से हो गया था, जब कैबिनेट सेक्रेटरी थे हेल्थ मिनिस्टर, तब हेल्थ कमिश्नर। सर ये 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 410 CHC बनाने थे सर, जिसमें 131 का भवन बन गया है, लेकिन अभी इनको क्रिएटिव किया जा रहा है सर, अभी कोई क्रिएटिव नहीं है CHC। तो आप इक्विपमेंट्स और डॉक्टर देके इसका संचालन लास्ट का लक्ष्य है। एक चीज हम आप पूछना चाह रहे हैं माधव साहब, प्रत्येक प्रखंड में, जो प्रखंड अनुमंडल में है, जब अनुमंडल हॉस्पिटल 100 बेडेड बन ही गया, उस PSC को बनाए रखने का प्रखंड में क्या मतलब? दूसरे किसी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उत्क्रमित करके PSC बना देना। हम दूसरे जगह ले जाए और इस बार ये तो पहले से तय नहीं हो पाया है, इस समय पॉलिसी डिसीजन में कोई समस्या नहीं, वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जिस अनुमंडल में अनुमंडल अस्पताल बन गया, उस अनुमंडल के PSC को किसी उसी प्रखंड के किसी दूसरे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करके बना दो, ये पहले का निर्णय है। सर आपने बोला था कि स्टैंडर्ड ग्रोथ के बारे में इसका पर्यवेक्षण किया जाए सर, ये खंडिका जोड़ा गया है सर, इसमें इतनी सारी कार्रवाइयाँ सर विभाग के स्तर से हो रही हैं, जिनमें
स्टंटेड ग्रोथ हैं या फीडिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं सर, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर एक तो इसको आप मॉनिटरेबल पॉइंट में बनाएं। आज एक डिसीजन यह लीजिए कि स्टंटिंग को हम मॉनिटर करेंगे, जैसे फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब चीज का है, उसी तरह से ये हमारा स्टंटिंग जो है वो हमारे मॉनिटरेबल पॉइंट एक डिसीजन आज का ये करिए, और उसके बाद स्टंटिंग को रोकने के लिए जो कदम उठाने हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो इसके मामले में पहल की गई उसमें से उन चीजों को हमें एडॉप्ट करना, तो कैसे करेंगे उसकी कार्य योजना बना लीजिए। यूनिसेफ ने ही कहा था, जब उसके कंट्री हेड हमसे मिलने आए थे तो उन्होंने ही इस बात को रेज किया। तो 10 प्राथमिक जिलों में ये सब हुआ है सरकार भाई, यंग सेंटर्स खोले गए हैं और न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं अभी नहीं, आप इसमें मिलिंदा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन को भी अगर रुचि होगी, यूनिसेफ तो करेगा, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह देने में तो उनका भी काम है, तो आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, अपनी तरफ से उनको कह सकते हैं कि स्टंटिंग वाले मामले में भी आप अगर कोई सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़िए।